नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी आज अपने सिलेबस से संबंधित शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सभी शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के संबंध को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किस प्रकार से या अंतर्राष्ट्रीय समझ किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से बन सकती है, इसकी चर्चा होगी। हम सभी यह देखेंगे कि आखिर राष्ट्र प्रेम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयता में बाधक बन जाता है, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक इस कंटेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंटेंट जिसे हम सभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या डलर कमीशन के नाम से पढ़ते हैं, उसकी भी चर्चा मैं आपको पूरा यहाँ पर आज के लेक्चर में, और जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको ज़रूर ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, कुछ जानकारी इस वीडियो से, इस लेक्चर से हम सभी को प्राप्त हुई है। चलिए देखते हैं। तो शिक्षा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करने में सहायक है, उससे पूर्व जरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर में हम सभी ने शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़ा था। तो हम सभी ने राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में ये देखा था कि हम सभी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोग, जिनके बीच पारस्परिक सौहार्द के बीच हम सभी रहते हैं, तो वह राष्ट्रीय एकता कहलाती है। भले हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन के तरीके, खान पान के तरीके अलग हों, परंतु एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों को आपसी सौहार्द का विकास हो सके, कोई एक ऐसा सूत्र है जो हम सभी को बांधती है, उस सूत्र को हम सभी तक पहुंचा सकें कि यह ऐसा मंत्र है जिससे हम सभी एक होकर अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, वह उस सूत्र के प्रचार में शिक्षा सहायक सिद्ध होती है। इसी श्रृंखला में यदि मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बताना चाहूँगा कि हम सभी भारतीय संस्कृति व हिंदू संस्कृति के लोग सदैव से कृण्वन्तो विश्व आर्यम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ओतप्रोत रहे हैं। सभी पूरे विश्व को हम आर्य बनाना चाहते हैं। हम संपूर्ण विश्व, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, हम प्रत्येक विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हम संपूर्ण विश्व को अपना घर मानते हैं। हमने कभी भी उपासना के आधार पर कोई वध नहीं किया। हमने कभी भी, हमारी पूजा पद्धति अलग है, आप हमारे जैसे ही हो जाइए, ऐसा करने के लिए न हमने कभी दुर्व्यवहार किया, न किसी का वध किया, न कभी किसी से ऐसे कार्य पर युद्ध किया। तो यह जो हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का जो भावना रही है, वह सदैव से अंतर्राष्ट्रीयता को समाहित करते हुए रही है कि हम अपने देश के साथ साथ, देश के नागरिक होने के साथ साथ, किस लिए हम सभी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य भौगोलिक सीमा में रहता है, अन्य पूजा पद्धति, अन्य उपासना या अन्य देवता का उपासक है, तो इस कारण हम उससे द्वेष रख लें, इस कारण हम उससे दुश्मनी रख लें, यह शिक्षा तो ऐसी बातें शायद नहीं सिखाती। तो अगर यदि आप शिक्षित हैं, शिक्षा के माध्यम से हम ऐसी भावना का विकास कर सकते हैं कि जिससे परस्पर सौहार्द बन सके, और जो इस समय सामाजिक ऐसी राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं कि कोई देश किसी देश पर बम फेंके दे रहा है, कोई वायरस बनाकर पूरे देश में छोड़ना चाहता है, किस प्रकार से सभी लोग मानवता के आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए खड़े हुए हैं, किस लिए? इसी भौतिक जगत की प्रसिद्धि और प्राप्ति के लिए, जो किसी के साथ रहना नहीं है, सबको एक साथ समय छोड़कर जाना है। तो शिक्षा के अंतिम मूल्य को हम अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपसी सौहार्द, आप परस्पर सहयोग की भावना का विकास हम सभी करके विश्व में एक शांति की स्थिति बना सकते हैं। ये किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से संभव है, चलिए समझते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है, अवबोध माने समझ, तो अंतर्राष्ट्रीय समझ का अर्थ है कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ। मैं भारत का नागरिक हूँ, पाकिस्तान तो चलिए अभी बना, चाइना की बात कर लेते हैं, तो चाइना विभिन्न राष्ट्र, दूसरा राष्ट्र है, तो उसको बारे में जाने, उसकी भौगोलिक सीमा के बारे में जाने, उनकी संस्कृति के बारे में जाने, उनके सम्मान करें। भले वो हमसे युद्ध करने की आज स्थिति में है, तो उनको हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और हम सभी सामाजिक स्तर पर भी चीनी सामग्रियों का बहिष्कार करके, उनका मुंह तोड़ जवाब दे करके उनकी समझ दिमाग ठिकाने लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी किस प्रकार से हम पारस्परिक सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहे हैं, यह भी इतिहास और विश्व जानता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ है कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव, सद्भावना, अच्छी भावना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझ क्या है, तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ का मतलब क्या हुआ, तो सद्भावना माने अच्छी भावना, लेकिन समझ का मतलब क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझ का अर्थ है कि सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की संस्कृति, ज्ञान विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों की जानकारी रखें, तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का अर्थ यह हुआ कि सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रों के संस्कृति के प्रति, अन्य राष्ट्रों की संस्कृति के प्रति उदार दृष्टिकोण रखें। उनकी संस्कृति है, सम्मान है, तो अगले की संस्कृति के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखें। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आवश्यक हो तो आदान प्रदान करें, और जो विकसित राष्ट्र हैं वह पिछड़े और विकासशील राष्ट्रों को सहयोग यानी विकसित होने में सदैव सहयोग की भावना के साथ उनके साथ खड़े रहें। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन बने हैं उन सब का भी एक यही उद्देश्य रहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे जो भी विश्व स्तरीय संगठन बनते हैं, उन सभी, ये यूरोपीय देशों के संघ बने या अन्य एशिया के देशों के संघ बने, उन सभी देशों के आपसी समिट या आपसी संघ का यही एक उद्देश्य रहता है कि हम आपकी संस्कृति का सम्मान करें, आप हमारी संस्कृति का सम्मान करिए, हमारे ज्ञान विज्ञान का प्रयोग यदि आप कर सकते हैं तो आप करिए, हम आपके ज्ञान विज्ञान का अगर प्रयोग कर सकते हैं अपने देश, अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए, तो हमें भी ज्ञान के आदान प्रदान को एक रिजिड होकर नहीं बैठना है। ज्ञान एक लचीला, एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है जिसे सदैव आदान प्रदान की स्थिति में ही रहना चाहिए। परंतु अंतर्राष्ट्रीयता का अर्थ थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। विस्तृत रूप से अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो मनुष्य को राष्ट्र की सीमाओं से निकालकर विश्व राष्ट्र का नागरिक बनाती है, जिसे हम सभी कहते हैं। हमारे देश, भारत देश में आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देकर संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकार करते थे, और सभी को कृण्वन्तो विश्व आर्यम, सभी को श्रेष्ठ बनाने के लिए जहाँ तक भी हम अपने ज्ञान का, अपने विज्ञान का आदान प्रदान कर सकते थे, सदैव हमने सभी समाज का मार्गदर्शन किया। गोल्डस्मिथ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का सदस्य नहीं होता अपितु विश्व का एक नागरिक भी होता है। वर्तमान समय में वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विश्व राष्ट्र का सृजन नहीं करती अपितु वह संसार के सभी राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करती है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट आज किस रूप में प्रयोग हो रहा है कि हम, ठीक है, हम मनुष्य है, मनुष्य इसे संपूर्ण अपने ही राष्ट्र का व्यक्ति नहीं, विश्व का एक नागरिक है, परंतु वास्तविक स्थिति ये है कि यदि हम अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहते हैं तो हमें अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने का हमें अधिकार प्राप्त है। हमें विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए, जिस प्रकार से चाइना विभिन्न देशों में घुसपैठ करता रहता है ज़मीन को लेकर के हथियाने के लिए, चाहे वो नेपाल में हो, भारत में हो, अन्य उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, वो उसका सब जगह यही हाल है कि वह सब जगह अपने सीमाओं को कब्जा करने की दृष्टि से सदैव आगे बढ़ता रहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, यह संकुचित मानसिकता है। ये साफ साफ आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि संसार के सभी राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करना, सभी का अपना अस्तित्व है, सभी को अपने हिसाब से विकसित होना चाहिए। यह एक राजनीतिक संप्रत्यय है जो निम्नलिखित पांच मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। क्या? पहला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आप अपना जीवन शांतिपूर्ण जिए, हम अपना जीवन शांतिपूर्ण।
सहयोग जिस भी स्थिति में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी हमें आपसी सहयोग करने की आवश्यकता है, हम वहाँ पर आपसे साथ रहें। आंतरिक मामलों में अनहस्तक्षेप, हस्तक्षेप की बात नहीं, अनहस्तक्षेप। उनका अपना स्टेट का कोई प्रॉब्लम है, अपनी कोई राजनीतिक दो पार्टियां उनके बीच का है, कोई विवाद है, तो उसमें आप बार बार मत कूदिए कि हाँ चलो भैया हम मठाधीशी कर देंगे, हम आपका जो है वो बीच की मध्यस्थता कर देते हैं। तो वो ज़्यादा आप करेंगे तो इसका मतलब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अनाक्रमण, कभी भी आप अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे। और ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो उसके साथी देश हैं उन सभी में ये एक शायद समझौता है कि किसी भी देश पे कोई हमला नहीं करेगा। इसीलिए आप अगर देखते होंगे तो भारत पाकिस्तान के कई सारे युद्ध हुए, फिर बात होती है कि भारत पाकिस्तान के तो कई सारे युद्ध हो गए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, लेकिन इन सभी युद्धों में कभी भी पाकिस्तान ने ये स्वीकार नहीं किया कि जो भी युद्ध हुआ है वह उसके सैनिकों के द्वारा किया गया। उसने सदैव ये कहा कि घुसपैठिए थे और आतंकवादी थे और ये सब तमाम नाटक करता रहता है, लेकिन भारत उनकी वास्तविक स्थिति को सदैव उजागर करता रहा है। अनाक्रमण की एक भावना होनी चाहिए, ना हम आप पर आक्रमण करेंगे ना आप हम पर आक्रमण करिए। जहाँ तक बात हो सके कोई विवाद की स्थिति तो बातचीत करके उस बात को हम निपटा सकते हैं, यानी शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करना। तो ये 5 जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इन 5 मूलभूत सिद्धांतों से अंतर्राष्ट्रीयता की एक जो भावना है उसको हम जीवित रख सकते हैं। उपरोक्त आधार पर अंतर्राष्ट्रीयता की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव होता है और वह सह अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास करते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं अंतर्राष्ट्रीयता कहते हैं। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, क्षेत्र, जाति, लिंग, धर्म, संस्कृति, व्यवसाय तथा अन्य आधार पर हम भावना में बंधते हैं तो इसे हम भावात्मक एकता भी कहते हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीयता के भी 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक होता है संकीर्ण राष्ट्रीयता और एक होती है उदार राष्ट्रीयता। तो संकीर्ण राष्ट्रीयता और उदार राष्ट्रीयता 2 प्रकार की जो हमारी राष्ट्रीयता के गुण हैं, हमारी नेशनलिटी के जो गुण हैं, क्या वो किस प्रकार से कौन सी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव अवबोध को विकसित कर सके। चलिए देखें। तो संकीर्ण राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता के मूल सिद्धांत सह अस्तित्व व सहयोग में विश्वास नहीं करती। वह व्यक्ति को केवल अपने राष्ट्र के हित तक सीमित रखती है, परंतु उदार राष्ट्रीयता व्यक्ति को अपने राष्ट्र के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों का भी सम्मान करने की भावना विकसित करती है। तो किस प्रकार की भावना, क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए किस प्रकार की राष्ट्रीयता की आवश्यकता होनी चाहिए। तो किस प्रकार की राष्ट्रीयता की आवश्यकता होनी चाहिए? उदारवादी राष्ट्रीयता की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए, आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की क्यों आवश्यकता है, जरा ये देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीयता की ओर सर्वप्रथम ध्यान 1912 में प्रथम विश्व युद्ध से बचने के लिए अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट श्री ट्राफ्ट महोदय द्वारा किया गया, परंतु अंतर्राष्ट्रीयता की इस भावना के विकास को विकसित करने में वो असफल रहे और प्रथम विश्व युद्ध तो हुआ ही हुआ, उसके 12 वर्ष बाद फिर 1924 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, परंतु यह संस्था भी द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रही। राजनीतिक आपदाओं से बचने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं में समझी जा सकती है। किस लिए हमें आज अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की आवश्यकता है? तो राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, युद्ध ना हो, युद्ध चाहे जब होता है तो दोनों तरफ के लोगों की हानि होती है। किसी का बेटा मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का पति शहीद होता है, किसी का भाई, किसी का बेटा बलिदान होता है। तो युद्ध चाहे वहाँ उधर हो या इधर हो, एक दुखदायी उसका परिणाम ही होता है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम ये बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीयता की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सके,
पिछड़े राष्ट्रों का विकास हो सके और मनुष्य मात्र का कल्याण के लिए हम अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के से समर्थित देखे जाते हैं। अब इस अंतर्राष्ट्रीय समझ को आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी ये विशेष बात है और इसका कितना महत्व है। तो आखिर इस भावना के विकास में हम कौन सा ऐसा रॉकेट छोड़ें जो सब तक पहुंच जाए वो बात, इसके लिए हम जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वह प्रक्रिया हम सभी शिक्षा के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का मूल साधन है। शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के विकास कराने के लिए हमें 2 प्रयास करने होंगे। पहला, संकुचित राष्ट्रीयता को हमें रोकना पड़ेगा, जिसे संकीर्ण राष्ट्रीयता हमने कहा था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का पहला प्रयास हमें संकुचित राष्ट्रीयता को रोकना होगा और दूसरा प्रयास हमें अंतर्राष्ट्रीयता के विकास को विकसित करना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीयता की भावना कैसे विकसित होती है, इसके निम्नलिखित उपाय हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं कि जब हम शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का निर्माण कर रहे हों तो उसमें से हम एक उद्देश्य यह भी बनाएं कि जिससे यानी पाठ्यक्रम में हम तो जब हम उद्देश्य एक बनाएंगे कि जिस अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, तो जरूर हम पाठ्यक्रम में उन विषय वस्तु को सम्मिलित करेंगे। तो हम अपनी पाठ्यचर्या में सुधार कर सकते हैं, शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाकर हम ये परिवर्तन ला सकते हैं। सामान्य व्यवहार में भी हमारा कभी भी हमारे ऐसा व्यवहार ना हो कि हम दूसरे देशों की बुराई करते हुए और अपने देशों की बड़ाई करते हुए देखे जाएं। हम सदैव अंतर्राष्ट्रीयता, हाँ ठीक है, हमें अभिमान होना चाहिए, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मानव मात्र का कल्याण भी जीवन का एक उद्देश्य होता है, शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। तो वह भी हमारे लिए दूसरे के सम्मान देने को हमें दूसरे को सम्मान देते समय हमें अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आप सम्मान देते हैं आप सम्मान पाते भी हैं। तो समान व्यवहारों में भी ये बातें दिखनी चाहिए। दैनिक सामूहिक सभा का कार्यक्रम आयोजित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के भाषण सबको तक पहुंच सकें। आपके विद्यालयों में जगह जगह पर कई कोटेशंस लिखी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के भाषण हो, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिन को भी मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद भी हम बच्चों के पाठ्यचर्या में सम्मिलित करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जिससे कल्चरल ट्रांसफ़र हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान कर सकें। बहुत बढ़िया बात है। अब की जो नई शिक्षा नीति उसमें शायद ऐसी कॉन्सेप्ट रखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आवश्यकता है तो हम अपने शिक्षकों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था हो, हम चाहें तो, और ऐसी व्यवस्था है भी, चाहे आप इंग्लैंड में पढ़ना चाहें, चाहे अमेरिका में पढ़ना चाहें, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है और आप वहाँ रहकर पढ़ते हैं। विदेश भ्रमण की भी व्यवस्था हो और रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से विभिन्न देशों के प्रसारण भी वहाँ पर आना चाहिए। अब अगला बात आती है कि ये सब तो इनके द्वारा हम इसका विस्तार कर सकते हैं, परंतु कौन कौन से ऐसे बाधक तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीयता के अवबोध में के विकास में बाधक का काम करते हैं। तो पहला, हम सभी जानते हैं कि 2 हमारी राष्ट्रीयता की भावनाएं हैं, एक संकीर्ण और एक उदारवादी। तो संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना का ही ये एक अवबोध के रूप में बाधक तत्व के रूप में रहती है। विभिन्न राजनीतिक चिंतन धाराएं हैं, वह अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व बन जाती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय गुट भी हैं और राष्ट्रों की जो सांस्कृतिक विरासत है वह भी कभी कभी अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में बाधक हो जाती है। विश्व बंधुत्व के विकास की अवधारणा के साथ सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीयता की विकास की ओर उन्मुख किया जाए होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1920 में हुई, जिसने अंतर्राष्ट्रीयता विकास के लिए एक विभाग बनाया, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्था। ये इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत, सह अस्तित्व, सहयोग, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अनाक्रमण व शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं के समाधान के सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। तो ये तो बात हुई कि शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध और अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं वह काम कर रहे हैं, उनके भी बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था
के बारे में कोई अभी तक ऐसी कोई जांच टीम या ऐसा कोई आयोग बनाया गया है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं तो वर्णन मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की भी व्यवस्था की गई थी। किस लिए देखते हैं तो डेलर कमीशन के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर प्रत्येक परीक्षाओं में मिल जाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर नहीं भी अगर आपके सिलेबस में तो ये है ही है, शिक्षा शास्त्र विषय के सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का मतलब क्या है? शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं समझ हेतु यूनेस्को ने 21वीं सदी की शिक्षा संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जैकब्स डेलर की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट यूनेस्को को 1996 में लर्निंग द ट्रेजर विदिन के शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत की। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो डेलर कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित शिक्षा आयोग या शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो लर्निंग द ट्रेजर विद इन, मतलब जो सीखना उसके अंदर कौन सा खजाना छुपा हुआ है, ठीक है, के शीर्षक में प्रस्तुत की गई। अब इस समिति में कौन कौन से देशों के लोग शामिल हुए? तो इस समिति के सदस्यों में चीन, फ्रांस, जापान, पोलैंड, भारत जैसे विभिन्न देशों के 14 सदस्य शामिल हुए। भारत के सदस्य के रूप में डॉक्टर करण सिंह भी सम्मिलित हुए। इस आयोग की रिपोर्ट ये बना अपनी रिपोर्ट 1996 में सबमिट की है। इस आयोग की रिपोर्ट 1996 में लर्निंग द ट्रेजर विदिन के नाम से प्रकाशित हुई, ठीक है। तो भारत के कौन थे? डॉक्टर करण सिंह। शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने या डेलर्स कमीशन ने शिक्षा के 4 आधारभूत स्तंभों की अवधारणा प्रस्तुत की है। 4 पिलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये आपके सिलेबस में बहुत पूछा जाता है, आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि 4 पिलर ऑफ एजुकेशन में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो इसमें से एक नहीं होगा, वो ही आपको अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। तो 4 आधारभूत यानी 4 पिलर ऑफ एजुकेशन क्या क्या है? तो लर्निंग टू नो, सीखने के लिए, मतलब जानने के लिए सीखना। लर्निंग टू डू माने करके सीखना। लर्निंग टू लिव टुगेदर, आगे अंतर्राष्ट्रीयता की बात, हम साथ सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो लर्निंग हम और पढ़ने के बाद पता चला हम तलवार लेके खड़े हैं कि नहीं, हम हमारे ही नाम के, हमारे ही धर्म के, हमारे ही बिरादरी के लोग रहेंगे, तो फिर वो लर्निंग नहीं हुई, आप सीख नहीं पाए। तो तीसरा पिलर कहता है लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी, यानी आप अपने होने के अस्तित्व को भी विकसित करिए। तो 4 पिलर ये थे आपका, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। ये 4 पिलर माने जाते हैं एजुकेशन के, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी डेलर कमीशन द्वारा 4 पिलर ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकते हैं कि 4 पिलर ऑफ एजुकेशन किस कमेटी की रिपोर्ट है, ठीक है। तो किसकी रिपोर्ट है? डेलर कमीशन की रिपोर्ट है। डेलर कमीशन ने शिक्षा संबंधी कितने स्तंभों या कितने आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो 4 आधारभूत सिद्धांत, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जिससे याद हो जाए, और कहीं पर भी आपसे एक भी अगर इन चारों में से नहीं है तो आप उसको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश में या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के आधारभूत सिद्धांतों में नहीं है, तो इनमें से जो नहीं है उसको आप पकड़ लेंगे। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय दिवस हम सभी ने पढ़े थे। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को देखते हैं कौन सा हमारा है। तो 24 जनवरी 2019 को संपूर्ण विश्व में कब से मनाया जाने लगा, इसकी भी बात होती है। तो 24 जनवरी 2019 यानी अभी जल्दी है, ठीक है। 24 जनवरी
2019 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 2018 को प्रतिवर्ष 24 जनवरी को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी 24 जनवरी को होता है और इसकी घोषणा हुई थी 3 दिसंबर 2018 को, और 2019 से ये मनाया जा रहा है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी यानी 26 जनवरी हमारे यहाँ होता है, हमारा गणतंत्र दिवस है, तो उसको हम 2 दिन पहले, ठीक। और विश्व शिक्षक दिवस हमारे यहाँ कब होता है और विश्व स्तर पर कब होता है, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मनाया जाता है। इसे 1994 के बाद से प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है, और इस वर्ष 2019 में 25वां और वर्ष 2020 में 26वां विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 25वां मना चुके हैं, 26वां भी आने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 डेट आपको याद रखनी, 24 जनवरी, ठीक है, और 24 जनवरी है, दूसरा 5 अक्टूबर है और तीसरा 20 नवंबर है। 24 जनवरी, 5 अक्टूबर और 24 जनवरी, 5 अक्टूबर और 20 नवंबर, ठीक। ये 3 डेट आपको याद रखनी है। और इसी क्रम में हम सभी ने राष्ट्रीय जो डेट्स थी उनको भी पढ़ा था। तो हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 जनवरी को है, और हमारे यहाँ कब है, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस है वहाँ। और हमारे यहाँ संपूर्ण भारत में कब मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वहाँ 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे यहाँ 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और वहाँ पर कब बाल दिवस मनाया गया है, तो 6 दिन बाद यानी 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें आप सभी ने देख ली। ये लेक्चर अभी मैं फ़िलहाल कंप्लीट करता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में सिलेबस से संबंधित तथ्यों की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।